अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर हमज़ा और आज हम एक नई वीडियो के साथ हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शर्जील। पिछली वीडियो आप लोगों ने अच्छे उस पे व्यूज़ दिए हैं, तो हमने सोचा है कि इसको मज़ीद इस सीरीज़ को आगे ले जाया जाए। तो आज हम बात करेंगे एक आम से टॉपिक पे, लेकिन उसके नुकसानात क्या हैं उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि हर बंदा जो है वो मैदे के कैप्सूल के बारे में ना बड़ी ही एक कंसर्न शो करता है और हर बंदा कहता है कि हमें मैदे के कैप्सूल दिए जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शर्जील, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह इसको देखते हैं, ओवर यूज जो हो रहा है मैदे के कैप्सूलों का और इसके नुकसानात हमारी सेहत पे क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर शर्जील, हमें ये बताएं कि आपके पास रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारे मरीज आते हैं और वो आपको ना मैदे के कैप्सूल के बारे में बहुत सारी बातें बता रहे होते हैं कि हमें लिख के दें, हम खुद से ले रहे हैं। तो आप जरा नाजरीन को ये बताएं कि उनके क्या नुकसानात होते हैं ओवर यूज और किन जगहों पे उनको इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ पर उनको नहीं करना चाहिए। ओवर टू यू। ठीक डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में हमारे पेशेंट के अलावा भी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ओवर यूज होने वाली जो मेडिसिन है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिन्हें हम पीपीआई या मैदे के कैप्सूल के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके अंदर सरेफेरिस, जो कि अब एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है। काफी सारे लोग इसका ओवर यूज करते हुए पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग अस डॉक्टर्स। अब राइजेक का बेसिकली काम ही होता है कि ये जो एसिडिटी, स्टोमिक एसिडिटी है, उसको कम करता है, बेसिकली उसकी पीएच को लोअर करते हैं। तो जो अल्लाह ताला के निज़ाम में कोई भी चीज जैसे काम कर रही है उसकी एक वजह है। लो पीएच के ऊपर हमारा स्टोमिक एसिड जो होता है वो काफी सारे मिनरल्स और विटामिन इवन उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए वो पीएच लो रहती है और वो उसके अंदर हेल्प करता है। अब जब एक बंदा पीपीआई का ओवर यूज शुरू करता है बगैर रीजन के, जब मतलब वो पेप्टिक अल्सर का मरीज नहीं है, क्रॉनिक एसिड पेप्टिक डिजीज का मरीज नहीं है, वो जब पीपीआई का ओवर यूज करता है तो उसकी पीएच आहिस्ता आहिस्ता हायर साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाती है, स्टमक की पीएच। उससे क्या होता है, हमारे पास जो सबसे कॉमन केस आता है वो आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। ऐसा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिसकी और कोई बज़ाहिर कॉज हमें नहीं मिलती, तो उसकी मेन वजह पीपीआई का ओवर यूज होता है। इसके अलावा विटामिन बी12 डेफिशिएंसी के भी कुछ केसेस देखे गए हैं। मिनरल डेफिशिएंसीज जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में वैसे भी अननोटिस जाती हैं, उसमें सरेफेरिस मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी ये कॉज कर सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिसपे अभी तक मॉडर्न साइंस की भी रिसर्च कंप्लीट नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज रिकमेंड यही किया जाता है कि इसका ओवर यूज ना किया जाए। जो इसकी एम्पिरिकल डोजेज है वो तकरीबन 2 वीक्स की है, जो दी जाती है पेप्टिक अल्सर डिजीज में, एसिड पेप्टिक डिजीज में। एक दफा इसको रिपीट किया जा सकता है, मतलब मैक्सिमम 1 महीने के लिए। इससे ज्यादा इसकी कोई किसी किताब में, किसी गाइडलाइंस में कोई रिकमेंडेशन मौजूद नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है डॉक्टर साहब के जो लोग दर्द की दवा ले रहे हैं, तो क्या उनमें ये लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो कौन सी उसमें प्रिकॉशंस बहुत जरूरी होती हैं और मेजर्स ली जाती हैं? डॉक्टर साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के जैसे पेशेंट्स हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, जो लाइफ लॉन्ग पेन किलर्स लेते हैं। पेन किलर्स लेने से स्टमक की लाइनिंग डिस्टर्ब होती है और अल्सर्स का कॉज बनती है। उसके अंदर तो एक मजबूरी के तौर पे पेशेंट को पीपीआई साथ कंटिन्यू करना पड़ता है। या जैसे मैं आपकी बात में ऐड करूंगा, जैसे कुछ पेशेंट स्टेरॉइड्स यूज करते हैं लॉन्ग टर्म, ऑटोइम्यून डिजीज के पेशेंट जो स्टेरॉइड्स रेगुलर यूज करते हैं, उन्हें भी पीपीआई एक मजबूरी के तौर पर लेना पड़ता है। ठीक है। उसमें अब जैसे हम पीपीआई, स्टेरॉइड्स और एनसेड्स के साइड इफेक्ट्स बर्दाश्त करेंगे, ऐसे ही हमें पीपीआई के साइड इफेक्ट्स भी एज अ मजबूरी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो इसके साथ अगर हम आयरन की सप्लीमेंटेशन अगर शुरू करते हैं और साथ में पीपीआईज भी लेते रहते हैं, तो इनका आपस में कोई अमल दखल? आयरन सप्लीमेंटेशन के बारे में डॉक्टर साहब ऐसे है कि जब आप ओरल आयरन सप्लीमेंट देंगे ऐसे पेशेंट को जो पीपीआई ओवर यूज कर रहा है, चाहे किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से या चाहे खुद साख्ता, तो ओरल आयरन पहले ही अच्छा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो आयरन सप्लीमेंट भी इतना अच्छा एब्जॉर्प्शन रेट उसमें नहीं देखा गया। इसके अंदर अगर आप पेशेंट का आयरन लेवल बरकरार रखना चाहते हैं तो उसके अंदर हमें आईवी आयरन की तरफ, पैरेंट्रल आयरन की तरफ मूव करना पड़ता है। लेकिन पैरेंट्रल आयरन आजकल तो बहुत ही ज्यादा आपको पता है ओवर यूज हो रहा है उसका,
तो उसके भी नुकसानात किसी दिन किसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी जो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर शर्जील ने हमें अपना टाइम दिया है और इसमें इन्होंने हमें ओमेप्राजोल यानी कि राइजिक, जिसको आप आम जबान में कहते हैं, और इसका एक आजकल एक और फॉर्म आई हुई है जिसको हम इंस्टेंट कहते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? डॉक्टर साहब देखें, जो कोई भी चीज अगर आप एज एन इमरजेंसी यूज करते हैं, जैसे वंस और ट्वाइस अ वीक, वो भी वंस एवरी 2-3 वीक्स, तो ऐसे में उसका फायदा ही है, उसका कोई खास ऐसा नुकसान नहीं है। लेकिन उसको हैबिट नहीं बनानी चाहिए। जी, किसी भी चीज मेडिसिन को अगर आप ओवर यूज करेंगे, उसके ओवर यूज में जाएंगे, क्रॉनिक यूज करेंगे, तो ऑफ कोर्स के साइड इफेक्ट्स भी फिर उसके उसी तरह हमें। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें आज एक मालूमाती बात बताई है इसके बारे में। उम्मीद है कि व्यूअर्स को अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए फायदेमंद हो। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें, और अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। इस तरह की मेडिकल से रिलेटेड बातें जो है वो डॉक्टर शर्जील के साथ हम डिस्कस करते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।